नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति की दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया जो वीकेंड है, कर्फ्यू वीकेंड है, उसको समाप्त करने और दुकानें खुलने में ऑड इवेंट हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से जो है प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। पीएम ने आगे कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल सरकार ने अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ मर्ज करने का फैसला किया है और इस फैसले को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार का जो है विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि यह बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा और कुछ लोग अपने देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बात नहीं है। हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक करके नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी इसमें युवाओं को रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश कर रही है और राहुल गांधी ने कहा है कि देश में एक बदलाव की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो सकती है। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया था वो फेल हो गया है। हमारी युवा जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे पीएम मोदी ने डेमोग्राफिकल डिजास्टर में बदल दिया है और देश को जो विजन चाहिए वो कांग्रेस ही दे सकती है। ये देश का विजन नहीं हो सकता है। आज देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर यूपी को एक नया विजन नहीं दिया गया तो देश को भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हमें यूपी के युवाओं के लिए एक नया विजन तैयार किया है। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर गोपनीय जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं जो कि देश के बाहर स्थित है। इन डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग करने और घर से काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्रालयों को इस निर्देश का तत्काल प्रभाव से जो है पालन करने के लिए भी कहा गया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस जैसे एप्पल, सीरी, अमेजॉन, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अधिकारी अपने फोन में जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके रखते हैं और फिर उसे तमाम तरह के ऐप्स के जरिए दूसरों के साथ साझा करते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है।
दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त करने और दुकानें खोलने में ऑड इवन हटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह यानी कि आज उपराज्यपाल अनिल बैजल से अनुशंसा की है और इसके लिए उन्हें उपराज्यपाल को पत्र भी भेजा था, जिसमें से उपराज्यपाल ने 3 में से 1 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों के 50% क्षमता से खुलने की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल ने सभी निजी कार्यालयों को 50% क्षमता से खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू और मार्केट में दुकान खोलने की ऑड इवन व्यवस्था कोरोना की स्थिति में सुधार होने तक अभी जारी रहेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी सबके सामने आने लगी है। गोवा सरकार के लोक निर्माण मंत्री दीपक पुष्कर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से नाराज दीपक निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी थोड़ी देर बात करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्पल गोवा चुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी जो है जानकारी साझा करेंगे। उत्पल को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। उत्पल अपने पिता की पणजी सीट से टिकट मांग रहे थे। मनोहर पारिकर इस सीट से 25 साल तक विधायक रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दोनों राज्यों में 28 जनवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। मतदान 14 फरवरी को होना है। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज इसकी घोषणा भी की जाएगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पहली सूची में 45 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक-एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति की दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया जो वीकेंड है, कर्फ्यू वीकेंड है, उसको समाप्त करने और दुकानें खुलने में ऑड इवन हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से जो है प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी सबके सामने आने लगी है। प्रियंका गांधी ने जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई दूसरा चेहरा दिखाई देता है? चुनाव के बाद क्या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देगी? इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हम जिस गठबंधन में शामिल होंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो महिला और युवाओं के लिए वादे हैं वो सरकार के एजेंडे में शामिल हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार छोटे और मीडियम व्यवसाय से आते हैं, रोजगार बड़े बड़े व्यवसाय से कम आता है। भाजपा की नीति छोटे व्यापारियों को खत्म करने की है। नोटबंदी गलत, जीएसटी और कोरोना के समय सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण 14 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है।
पंजाब लोक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 10 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। इस कारण से गुरुवार को जारी होने वाली भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची टल गई है। खरड़ और रूपनगर सीटें कैप्टन मांग रहे हैं, जबकि भाजपा अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने इन सभी सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा। इन दोनों सीटों के लिए पीएलसी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़े हुए हैं। दोआबा में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ की प्रमुख सीटों में शुमार दसूहा और मुकेरिया सीट पर भाजपा अपने प्रत्याशी खड़े करना चाहती है, लेकिन कैप्टन के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेता इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इतिहास को यदि हम देखें तो इससे पहले दोआबा की सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है। मांझा क्षेत्र के अमृतसर जिले की भी कुछ सीटों पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए दोनों दलों पर प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर भारी दबाव है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने सहमति बनाने को लेकर इन 10 सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी के नेताओं से मांग ली है और इसके बाद पार्टी यह फैसला लेगी कि इन सीटों पर पहला अधिकार किसका है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची को लखनऊ में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके बाद पार्टी की पंजाब इकाई ने 14 प्रत्याशियों की गुरुवार को घोषणा कर दी है। पार्टी ने 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। फगवाड़ा से पंजाब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले संभावित 20 प्रत्याशियों की सूची पर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रोक लगा दी है। पंजाब इकाई द्वारा 20 विधानसभा हल्का प्रभारी घोषित किए जाते हैं, जो सीट पर खुद को प्रत्याशी बताकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद लखनऊ में संभावित प्रत्याशियों की सूची पर रोक लगा दी गई थी। उस समय पार्टी की ओर से घोषणा की गई थी कि 20 जनवरी को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी, जिसे आज जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर इन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने तथा वहां शांति स्थापित करने को प्रतिबद्ध है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अमित शाह ने कहा है कि हर राज्य के लिए अपनी स्थापना का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज त्रिपुरा अपनी स्वर्ण जयंती मनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये वर्ष और ये दिन दोनों ही त्रिपुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही मेघालय और मणिपुर का भी स्थापना दिवस है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एवं समस्त जनता को, मेघालय के मुख्यमंत्री एवं समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शाह ने ट्वीट किया, मणिपुर को जीवंत संस्कृति एवं समृद्ध विरासत का वरदान प्राप्त है। आज राज्य के स्थापना दिवस पर मैं मणिपुर के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में राज्य ने शांति एवं विकास का एक अभूतपूर्व युग देखा है। गृह मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि स्थापना दिवस पर मेघालय के भाई बहनों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी मेघालय के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। यूपी चुनाव की तारीखें जितनी नजदीक आ रही हैं, उतना ही यहाँ राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि चुनावी रैलियों पर फिलहाल रोक है। ऐसे में नेताओं के बीच ट्विटर वॉर जारी है। सोशल मीडिया पर इस दंगल में कोई किसी से कम नहीं है। पहले जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से हुए पलायन और दंगों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, वहीं उनके एक ट्वीट पर सपा की तरफ से पलटवार देखने को मिला। सीएम योगी ने लिखा कि नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से भी जवाब आया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर यूपी की जनता क्या चाहती है। सपा के ट्वीट में कहा गया है कि यूपी के लोग भाजपा की जुल्म में नहीं, सपा के सच्चे काम चाहते हैं और जल्द ही परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति की दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद
खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया जो वीकेंड है, कर्फ्यू वीकेंड है, उसको समाप्त करने और दुकानें खुलने में ऑड इवेंट हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से जो है प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अमृतसर के इस्लामाबाद के गुरु नानकपुरा में बुधवार को पतंग लूटते समय जमीन पर रखे 100 किलोवाट के ट्रांसफार्मर के खुले तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई है। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आते ही ट्रांसफार्मर ने किशोर को अपनी ओर खींच लिया। शरीर में आग लग गई। मौके पर इकट्ठा लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं सके और इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के गुरु नानकपुरा के आदर्श नगर इलाके के रचपाल सिंह ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका इकलौता बेटा शरणजीत सिंह विवेक आश्रम मॉडल स्कूल में 8वीं में पढ़ता था। उसे किसी बच्चे ने बताया कि उसके बेटे को करंट लग गया है। जब वह मौके पर पहुंचे तो शरणजीत ट्रांसफार्मर के तार से चिपका हुआ था और उसका शरीर आग की लपटों में घिरा था। लोगों ने बताया कि पतंग कटने के बाद आसमान से नीचे की ओर गिर रही थी। शरणजीत पतंग को लूटने के लिए दौड़ा और जमीन पर रखी ट्रांसफार्मर के खुले तार की चपेट में आ गया। तार की चपेट में आते ही शरणजीत के शरीर में आग लग गई। लोगों ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को पुलिस को इसकी सूचना दी। PSPCL के अधिकारी पहुंचे और किशोर को जलता देख वहां से भाग निकले। कोट खालसा पुलिस चौकी प्रभारी मंजीत सिंह देओल ने बताया कि शरणजीत के जो पिता हैं रचपाल सिंह के बयान पर फिलहाल CRPC की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वह इस्लामाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और लापरवाही सामने आने पर संबंधित विभाग के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 10 दिन से शहरवासियों ने सूर्यदेव के दर्शन नहीं किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार धूप के लिए लोगों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 21 से 23 जनवरी तक बारिश के आसार है। 24 जनवरी से मौसम के खुलने की भी उम्मीद है। गुरुवार सुबह धुंध छाई रही और अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश की भी संभावना है जबकि 22 और 23 जनवरी को चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश के भी आसार हैं। 21 और 22 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। सुबह शाम के समय पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। मंडी जिले के सुंदरनगर के सलापड़ और कांगू में नकली व जहरीली शराब का सेवन करने से 7 लोगों की मौत हो गई है और इस मामले में DGP संजय कुंडू ने शुक्रवार को SIT के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जहरीली शराब के तार बद्दी, परवाड़ू और ऊना से जुड़े होने के बाद SP बद्दी मोहित चावला, SP ऊना अर्जित सेन और इसके अलावा एडिशनल SP कांगड़ा और DSP परवाड़ू को भी SIT में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद पोस्टमार्टम और बिस्तरा जांच के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट में शराब में मिथाइल और अल्कोहल होने की बात भी सामने आई है। आरोपियों पर शिकंजा कसने पर यह अहम साक्ष्य सामने आ सकता है और हालांकि अधिकारियों ने इसकी कोई भी अभी तक जो है पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि कच्ची शराब तैयार करने वाले मिथाइल, अल्कोहल, इथाइल, अल्कोहल और यूरिया के अलावा तेज नशे के लिए
क्लोरल हाइड्रेट का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे नशे की तीव्रता को बढ़ाया जा सके। अब मृतकों के विसरा परीक्षण की जांच 3 चरणों में होगी और इसमें वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि जहरीली शराब तैयार करने में कौन-कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर भी नजर आएगी। देवभूमि हिमाचल और हरियाणा ने इसे मिलकर इसे पुनर्जीवित करने का जो है वो काम करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में शुक्रवार को अधिबद्री बांध निर्माण के लिए MOU साइन किया गया है और इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। हिमाचल प्रदेश के 77 हेक्टेयर और हरियाणा के 11 हेक्टेयर भूमि पर 35 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण होगा। अधिबद्री बांध 100 करोड़ रुपए से बनेगा और इस बांध से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी में पानी छोड़ा जाएगा। सिरमौर जिले की सीमा पर बांध बनाने को हिमाचल प्रदेश जमीन दे रहा है। 35 मीटर ऊंचे अधिबद्री बांध के निर्माण से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के किसानों को सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति भी मिल सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1986 और 87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज भी जीवंत हो गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अलावा सैटेलाइट से भी सरस्वती नदी का प्रभाव का पता चलता है और हमारी सरकार ने मां सरस्वती को फिर से धरा पर लाने का सपना देखा है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरा होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सांसद जमुना देवी बारूपाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने देर रात PBM अस्पताल में अंतिम सांस ली। जमुना देवी के पुत्र महेंद्र बारूपाल ने बताया है कि हाल ही में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिसका ऑपरेशन करवाया गया था। गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ी तो ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना के साथ ही कांग्रेस में शोक की भी लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री BD कल्ला सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनका जन्म 15 अगस्त 1934 में श्री गंगानगर में हुआ था। वे 2000 से 2006 तक राज्यसभा सांसद भी रही हैं। इसके अतिरिक्त जिला कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक विभिन्न पदों पर वो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक-एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति की दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया जो वीकेंड है, कर्फ्यू वीकेंड है, उसको समाप्त करने और दुकानें खुलने में ऑड इवेंट हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से जो है प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है।